Subscribe now and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 3 में आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा और उसकी डिटेल भी बताई जाएगी और पेपर में अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा समझ भी आएगा। जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम। Definition is the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remain constant। इसका मतलब यह है कि दो ऐसी बॉडीज जिसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, अगर वो आपस में टकराएं तो वो फिर भी रिमेन कांस्टेंट ही मूव करें या कांस्टेंट ही रहें। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को इसके अंदर एक और डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जिसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। An isolated system is a group of interacting bodies on which no external force is acting। इसका मतलब ये है कि isolated system ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके ऊपर जैसे कि कोई बॉडी है उसके ऊपर कोई किसी तरह भी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो गया बाहरी तौर पे। ठीक है, मतलब एक्सटर्नली बाहरी तौर पे। अगर इंटरनली वो कहता है तो वो अंदरूनी तौर पे, मतलब उसको हम कि वो अंदर से उसके अंदर कोई बॉम्ब हो या कुछ होता ब्लास्ट होता है जो इंटरनली होता है। ठीक है, एक्सटर्नली की बात की है तो वो बाहर से लगी जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा नो अप्लाई एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी तरह की भी बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। इसकी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा आपको ये डायग्राम मस्ट बनानी है। अगर ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको नंबर भी अच्छे आएंगे और व्यू आपको जो चेकर होगा ना उसके ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो इजीली आपको कन्वे भी नंबर अच्छे भी देगा। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कंसीडर करें कि दो आइसोलेटेड शेप मैसेज हैं जिसका मैस m1 है, m1 और m2। ठीक है, जो कि फिगर 3.14 में उन्होंने बताया गया। यहाँ पे देखें डायग्राम ए में देखें, यहाँ पे इन्होंने शो किया बिफोर द कोलिजन, मतलब टकराव से पहले का। ठीक है, और उनके जौन से वेलोसिटी है ना इनिशियली वेलोसिटी वो है u1 एंड u2। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन के बाद उनका क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v1 से v2। ठीक है, m1 का v1 m2 का v2 आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, ये बात की है। चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की। स्पेक्ट्रली सच एज दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। इट मीन्स जौन सा हमारे पास दो बॉल्स थी उसकी जो वेलोसिटी शो की हुई थी बिफोर द कोलिजन u1 एंड u2, उन्होंने कहा है जौन सा हमारे पास u1 है ना वो हमारा क्या है ग्रेटर है u2 से। ठीक है, उसकी वेलोसिटी के हिसाब से। यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ साइड पे, वो भी आप देख लें समझने के लिए ईजी हो जाएगा। ग्रेटर है u2 से। ठीक है, इस तरह ही मैस के बारे में बताया कि उन्होंने इनिशियली मोमेंटम ऑफ मैस m1 किस तरह होगा, वो हो जाएगा m1 u1 के बराबर, और जौन सा इनिशियल मैस m2 जौन सा है वो हो जाएगा m2 u2। ठीक है, टोटल जब हम इसको किया जाता है तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी, जो इक्वेशन होगी m1 u1 प्लस m2 u2 की। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। आफ्टर द कोलिजन मतलब जब उसकी दोनों बॉल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो फिर क्या होगा वो हमारे बताते हैं, आगे लिखा हुआ है। आफ्टर सम टाइम मैस m1 हिट m2, मतलब कि आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद हिट करती है m1 m2 को विद सेम फोर्स, मतलब उस पर कोई फोर्स हमने अप्लाई नहीं की, अपनी ही फोर्स से वो हो रहा है। आफ्टर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ m2 एग्जिट and the equal in opposite direction या रिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स ऑन m1, मतलब जो m2 है ना वो सेम फोर्स लगाती है m1 पे भी। ठीक है, और वो वेलोसिटी उनकी चेंज हो जाती है, वो हो जाती है v1 से
u1 से v1, u2 से v2, ठीक है। और फिर हमारे पास फाइनली मोमेंटम ऑफ m1 बनेगा, वो हो जाएगा हमारे पास m1 u v1, और फाइनली मोमेंटम ऑफ मास m2 इज m2 v2। टोटल mass of after the collision is m1 v1 plus m2 v2 according to the law of conservation of momentum। law of conservation momentum यही कहता है कि वो आपस में टकराने के बाद भी रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हम इसको यूज़ करें तो इनिशियली और फाइनली को देखें, उन दोनों की इक्वेशंस को हम इक्वलाइज करें तो हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम रगड़ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द फोर्स डेट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। ऐसी कुव्वत या ऐसी फोर्स, ठीक है, जो किसी चलती हुई या हरकत वाली चीज़ को रोकने में मदद दे, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसी जो फ्रिक्शन को रोकने के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी यूज़ होती है फ्रिक्शन की, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम आ जाता है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं? द रेशो बिटवीन द force of limiting friction F and the normal reaction R is constant. The constant is called the coefficient of friction and it is represented by the mu। बेटा ये जो म्यू का साइन है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा, ये यू से ही मिलता जुलता होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह करके बनता है म्यू का निशान, ठीक है। आपको इसको याद करना इजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि रेशो का मतलब होता है बटे में जौन सी चीज़ होती है। फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? म्यू इज इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल टू आर, सॉरी एफ, इसको हम एफ एस से भी शो कर सकते हैं ओवर, आपकी बुक में एफ एस से भी शो किया हुआ इनटू आर, ठीक है। आर ये आप लोग का फार्मूला, आप लोग अगर ये डेफिनेशन पेपर में आए तो आप फार्मूला भी ये राइट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आ जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? A cyclist applies the brake to a stop his her bicycle। जो सा साइकिलिस्ट है, मतलब जो सा साइकिल चला रहा इंसान है, वो लड़की है या लड़का है, वो जब ब्रेक लगाता है तो क्या होता है? एज सून एज द ब्रेक आर अप्लाइड, जैसे ही वो ब्रेक को अप्लाई करता है, द व्हील स्टॉप रोलिंग। जो व्हील घूम रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है सड़क पर, वो क्या होता है? स्टॉप होना, रुकना शुरू हो जाता है। बीइंग टू स्लाइड ओवर द रोड, वो एक स्लाइड बना देता है रोड के साथ, मतलब वो एक स्लिप बना देता है, ठीक है। सिंस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, जो सी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो ग्रेटर बढ़ जाती है रोलिंग फ्रिक्शन से। इसकी वजह से जो सी बाईसाइकिल है वो जल्दी से रुक जाती है। देयरफॉर द साइकिल इज स्टॉप क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत दफ़ा शॉर्ट में आया हुआ, अभी भी आ सकता है। नंबर 1 है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। ऐसी चीज़ बनाए, स्लाइड बनाए जो कि स्मूथ सरफेस पे काम करे, इससे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। मतलब कि अगर एक कोई तिरछी चीज़ है, मतलब स्लाइड है, उसके ऊपर हम जैसे ही कोई बाईसाइकिल या साइकिल चलाएंगे, हम उसको जैसी ब्रेक अप्लाई करें तो वो रुकेगी नहीं, क्योंकि स्मूथ अगर सरफेस होगा तो वो आराम से नीचे चली जाएगी। सेकंड पॉइंट पे उन्होंने कहा है मेकिंग द सरफेस मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्ट्रीमलाइन शेप, यानी कि फिश शेप। आप ऐसी सरफेस बनाओ जैसे कि फिश की शेप होती है, मतलब कि थोड़ी सी चौड़ी फिर ब्रीक, ठीक है, मतलब कि स्लाइडी शेप होनी चाहिए, क्योंकि फिश की जो सी शेप होती है वो
फिसलने वाली होती है, उसकी स्किन से देखा अगर जब हम अगर फिश को पकड़े वो हमारे हाथ से फिसल जाती है। इस तरह ही वूलन का इस तरह की शेप बनाए जो इजीली रिड्यूस कर सके फ्रिक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजिंग द बॉल बेरिंग एंड द रोलिंग बेरिंग बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द लेस मतलब लेसर, ठीक है, देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब ये जैसे आप लोगों ने साइकिल में एक्सिस होता है, वो बॉल बेरिंग होते हैं, बॉल्स की तरह होते हैं, ठीक है, वो भी हमें अपने एक्सिस के गिर्द घूमने में मदद देते हैं। उन्होंने कहा है वो जो सा होता है वो एक अच्छा यूज़ हो सकता है रोलिंग फ्रिक्शन को लेस करने के लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, ठीक है। जौन सी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम इसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। आ जाता है नेक्स्ट हमारे आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। पहले हम इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन इज मोस्ट डिजायरेबल, फ्रिक्शन जो से बहुत अच्छी चीज़ है। वी कैन नॉट राइट इफ वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द पेंसिल। अगर हम इसको कभी भी राइट ना कर सकते अगर हमारे जो से हम कभी भी इसको राइट ना कर सकते अगर हमारे पेपर और पेंसिल के दरमियान में किसी भी तरह की फ्रिक्शन ना होती। अगर फ्रिक्शन ना होती तो पेंसिल भी स्लिप हो जाती और पेपर भी स्लिप हो जाता। कोई फ्रिक्शन नहीं, कभी भी हम लिख ना पाते। हमें एक ही फ़ायदा ये है कि इसके अंदर फ्रिक्शन लाजमी है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जब हम लोग ग्राउंड में चलते हैं, हमारे जो जूते वगैरह होते हैं उसके नीचे हमारे पास फ्रिक्शन के थोड़े बहुत हमारे पास डिज़ाइन बना होता है, जिसे हम डिज़ाइन कहते हैं। वो डिज़ाइन नहीं होता, वो फ्रिक्शन के लिए बनाया जाता है। जब हम ग्राउंड पे हम अपना पाँव रखते हैं तो हम फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन की वजह से वो हमें आगे की तरफ जाने में मदद देता है, ठीक है। इसका ये भी फ़ायदा है। इसके नुकसान क्या है? फ्रिक्शन जो है इसकी नुकसान ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्पीड में हो तो बाउस का फ्रिक्शन इसमें यूज़ नहीं होती। स्पीड में हाई स्पीड में ये हमारा कोई भी किसी तरह भी कामदेह नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज द हीट साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द वेरियस मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। जब हम किसी साइकिल की मिसाल ले लें, अगर हम साइकिल बहुत फास्टली चलाते आ रहे हैं, अगर हम बाज़ का अप्लाई करें तो उसकी जौन सी टायर है उसके अंदर से एक तो हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, बाज़ का फट भी जाते हैं टायर और उसकी आवाज़ आती है, आवाज़ आना शुरू हो जाती है जब उसकी ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक भी डैमेज हो जाती है, ठीक है। उन्होंने ये कहा इसके ये नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और उम्मीद है आप लोग को समझ आया हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। What is circular motion? The motion of an object in a circular path is known as circular motion. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेंटर में खड़े होकर किसी चीज़ को सर्कल में घुमाए और सर्कल में ही वो घूमता रहे तो हम उसको सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। इस तरह ही सेंटीपीटल फोर्स है। सेंटीपीटल फोर्स बाज़ का शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन राइट करनी होगी। डेफिनेशन है सेंटीपीटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ऐसी फोर्स जो कि एक बॉडी को मूव करने में, सर्कुलर मोशन में मूव करने में मदद दे, उसे हम सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम आगे जाके। एक्सप्लेनेशन इसकी हमने पढ़नी है सेंटीपीटल फोर्स की। अ स्टोन टाइड टू वन एंड of a string rotating in a circle, the tension in the string provides the necessary centripetal force. It keeps the stone to remain in the circle. उन्होंने कहा है कि हम अगर एक रस्सी ले लें और उसको हम किसी स्टोन के एक एंड से बांध दें और उसको हम घुमाना शुरू कर दें, वो एक सर्कुलर मोशन में ही घूमती रहेगी। ये किसकी मिसाल है? सेंटीपीटल फोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर की उन्होंने कहा इसका फंक्शन बताएं क्या है। द ड्रायर ऑफ आ वॉशिंग मशीन इज़ द बास्केट स्पिनर। ये जो ड्रायर होता है एक बास्केट स्पिनर के तौर पे यूज़ होता है। इसमें दे हैव द प्योरीफाइड द वेल हैव लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स इन अ सिलेंडर shown in the figure. The lid of the cylindrical container is closed after putting the wet cloth in it. When it's spin at the high speed,
द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स इज फोर्स्ड आउट थ्रू दीज होल्स ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर छोटे 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 ब्रीक ब्रीक होल्स होते हैं। वो ब्रीक होल्स जो उनसे होते हैं, जब हम उस कपड़े डाल दिए जाते हैं, वो एक स्पिन नीचे से होता है, बिजली के साथ स्पिन मिलता है उसको, इतनी स्पीड से मिलता है, इतनी तेज़ फोर्स मिलती है उसको कि उसका सारा पानी जो सा होता है कपड़ों का वो बाहर आ जाता है और कपड़े जो से होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये क्यों होता है? ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इसमें लैक होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई की जाती है, ठीक है, इसलिए।